जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करता हूं। द क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार इन टेंशन इज ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 10% ऑफ बार इन कंप्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 25% ऑफ बार इन कंप्रेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज बाय 10% ऑफ बार इन कंप्रेशन एंड ऑप्शन डी डिक्रीज बाय 25% ऑफ बार इन कंप्रेशंस। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो प्लेन बार इन टेंशन के लिए कितना परसेंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको समझना है कि डेवलपमेंट लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ का हमारा फॉर्मूला होता है फाई इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है टाउ बी डी हमारा जब प्लेन बार इन टेंशन में रहेगा तो कितना बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 में हमारा कहा गया है कि हमारी टाउ बी डी अगर डिफॉर्म बार रहेगी, डिफॉर्म बार मतलब अगर हमारा ग्रेड दिया रहेगा FE 415 दिया रहेगा और हमारी FE 500 ग्रेड दी रहेगी तो टाउ बी डी हमारी बढ़ेगी 60% हमारी बढ़ जाएगी। यही चीज़ आपको लिखा रहेगा। अगर बार हमारी टेंशन में रहेगी एंड कंप्रेशन में रहेगी तो हमारी टाउ बी डी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो टाउ बी डी की वैल्यू हमारी 25% बढ़ जाएगी। यही चीज़ आपको प्लेन बार दिया रहेगा। अगर आपको FE 250 ग्रेड दिया रहता है तो टाउ बी डी हमारी कितनी परसेंट बढ़ती है, तो 20% बढ़ जाती है। मतलब ये हमारी वैल्यू टाउ बी डी की वैल्यू बढ़ जाती है ना कि घट जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्लेन बार इन टेंशन, तो टेंशन के लिए हमारी कितनी है, तो टेंशन के लिए हमारी 25% एंड कंप्रेशन के लिए भी 25% हमारी टाउ बी डी बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 10% बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 25% ऑफ बार इन कंप्रेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, modular ratio in terms of permissible compressive stress due to bending concrete is given by option A 280 by sigma CBC, option B 2800 divided by 3 into sigma BC and option C 280 by 3 sigma BC and option D 2800 divided by 3 into sigma CBC। According to IS 456 2000 में हमारा दिया गया वैल्यू है अकॉर्डिंग टू WSM में हमारा वैल्यू दिया गया है। मॉडुलर रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं 280 बाय 3 इंटू सिग्मा CBC हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 280 बाय सिग्मा CBC बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 2800 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 73, the expression for modular ratio M equal to 280 by 3 sigma CBC where is the permissible compressive stress due to bending in concrete is Newton meter square। Option A fully takes into the account for the long term effects such as creep, option B partially takes into the account for long term effects such as creep, option D does not take into the account for the long term effects such as creep, option D is the same as the modular ratio based on the modulus of elasticity of structure concrete। अब यहाँ पे आपको जो मॉडुलर रेशियो वैल्यू पूछा गया है हमारी 280 बाय 3 सिग्मा CBC भी हम लोग लिखते हैं, फिर इसको हम लोग ES बाय EC भी लिखते हैं। तो इसको हम लोग जो मॉडुलर रेशियो को है तो मॉडुलर रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पार्सली टेक्स इनटू द अकाउंट लेते हैं और हमारी ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है, ये हमारी लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप रहेगी और इसको हम लोग पार्सली लेते हैं ना कि फुल्ली लेते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहती है। इसको हम लोग क्या करते हैं पार्सली टेकिंग एज एन अकाउंट। ठीक है, पार्सली लेते हैं फुल्ली नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए फुल्ली टेक्स इनटू द अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी पार्सली टेक्स इनटू द अकाउंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप, पी इज द करेक्ट आंसर। Question number 74, in working stress design permissible bond stress in case of deformed bar is more than that in plain bar by option A 10%, option B 20%, option C 30% and option D 40%। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है WSM में आपको पूछा गया है कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस हमारी डिफॉर्म बार में कितने % इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू प्लेन बार।
तो याद रखिएगा जब भी आपको WSM पूछा गया है तो टाउ BD हमारी इंक्रीज होती है 40%, और जो हमारा LSM के आधार पे बोला जाएगा तो टाउ BD शुड बी इंक्रीज बाय 60%। ये हमारा कोड में दिया गया है IS 456 2000 में। तो यहाँ पे WSM पूछा गया है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ BD शुड बी इंक्रीज बाय 40%। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 10% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 20% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 30% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 40%, मतलब हमारी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारी परमिसिबल स्ट्रेस हमारी प्लेन बार में कितनी होती है, 20% होती है, और इसमें कितनी होती है, 60% होती है टाउ BD में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, तो 40% हमारी वैल्यू बढ़ रही है। लोग बहुत सारे लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन ES कोड में लिखा हुआ है कि हमारा WSM में हमारी टाउ BD शुड बी इंक्रीज बाय 40% इन डिफॉर्म बार एज कंपेयर टू प्लेन बार। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, main reason for providing number of reinforcing bar at support in a simply supported beam is to resist in that zone. Option A compressive stress, option B shear stress, option C bond stress and option D tensile stress। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हमारी सपोर्ट पे रेनफोर्समिंग बार प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या रजिस्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सपोर्ट पे हम लोग रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे तो क्या रजिस्ट करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा टेंसाइल है, ठीक है, अगर हम लोग बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते, ठीक है, मतलब बॉटम में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते तो क्या रजिस्ट करता, टेंसाइल स्ट्रेस रजिस्ट करता। अगर टॉप पे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या रजिस्ट करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस रजिस्ट करेगा। अगर हम लोग सपोर्ट पे प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समिंग बार तो क्या रजिस्ट करेगा, वो बॉन्ड स्ट्रेस रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सपोर्ट पे हम लोग रेनफोर्समिंग बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या रजिस्ट करेगा, तो ये रजिस्ट करेगा बॉन्ड स्ट्रेस। तो इसका आंसर हमारा चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस कब रहता, जब लोग रेनफोर्समिंग बार कहाँ प्रोवाइड करते, टॉप पे, तब हमारा रजिस्ट करता हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस कब, हम लोग रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेस रजिस्ट कर रहा है कब, हम लोग रेनफोर्समिंग बार कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट पे। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, हाफ द मेन स्टील in a simply supported slab is bent up near the support at a distance of the x from the center of the slab bearing where x is equal to, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है हमारी डिस्टेंस कितनी रहेगी, L/7 डिस्टेंस से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए L/3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी L/5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी L/7, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें भी आपको देखना है, इसमें कि हमारा सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी बेंटअप बार होती है हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेंटअप बार का मेन रीज़न क्या होता है कि जो हमारा इट कैन रजिस्ट निगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट। ठीक है, जो निगेटिव मोमेंट सपोर्ट पे लग रहा है उसको वो रजिस्ट करता है बेंटअप बार। फिर दूसरा जो शियर फोर्स लग रहा है सपोर्ट पे उसको वो रजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा इसमें जो मेन स्टील हमारी कितने डिस्टेंस से प्रोवाइड करेंगे, तो L/7 डिस्टेंस से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन शियर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट इन स्लैब then it is reduced by, option A increasing the depth, option B providing shear reinforcement, option C using high tensile strength steel, option D using thinner bar but more in number। अब यहाँ पे पूछ रहा है shear stress। अगर shear stress हमारी permissible stress से बढ़ जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेक्शन है उसकी डेप्थ को बढ़ा देंगे। अगर हम लोग सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब कैसे घटा सकते हैं, तो शियर स्ट्रेस को हम लोग कैसे घटा सकते हैं, परमिसिबल लिमिट से अगर घट गया है, बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, इट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ। जब हम लोग डेप्थ बढ़ा देंगे तो उसकी शियर स्ट्रेस हमारी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग द डेप्थ। डेप्थ बढ़ा देंगे तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और परमिसिबल लिमिट से हमारी कम हो जाएगी। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, if the size of panel in a slab is 6 meter into 6 meter, then as per Indian standard code width of column strips and middle strips are।
अब पूछा गया है कि साइज ऑफ पैनल हमारा स्लैब का 6 मीटर इंटू 6 मीटर है। अब आपको पूछा गया है विड्थ निकालो कॉलम स्ट्रिप्स एंड मिडिल स्ट्रिप्स की कितनी होती है। तो विड्थ क्या होता है, हाफ द साइज ऑफ द पैनल। जितना हम लोग पैनल्स की साइज प्रोवाइड करते हैं उसका हाफ हम लोग क्या करते हैं, विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो विड्थ हमारी कॉलम स्ट्रिप की और मिडिल स्ट्रिप की क्या होती है, हाफ दी पैनल, हाफ दी साइज ऑफ पैनल। तो हमारी पैनल की साइज यहाँ पे कितनी है, तो पैनल की साइज हमारी दी गई है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। तो इसका हाफ करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 6/2। यहाँ भी हो जाएगा 6/2, तो मतलब 3/3 मतलब कितना प्रोवाइड करेंगे, 3 मीटर हमारी कॉलम की विड्थ स्ट्रिप रहेगी और 3 मीटर हमारी मिडिल स्ट्रिप रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 3 1.5 बिल्कुल गलत है, 1.5 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 3 मीटर इंटू 3 मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर ए स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेस विथ ए कॉर्नर हेल्ड डाउन and loaded uniformly, the Marcus correction factor to the moment obtained by the Grashof-Rankine theory is always less than 1, is always greater than 1, C can be more than 1, D can be less than 1। अब यहाँ पे समझते हैं पहले ये मार्कस करेक्शन फैक्टर क्या था। डॉक्टर मार्कस एक तरह के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ये एक तरह का अप्रॉक्सीमेट मेथड बताया था कि बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए एट 4 एजेस पे, जब स्लैब हमारी सपोर्टेड रहेगी 4 एजेस पे, उस समय बेंडिंग मोमेंट निकालना है। और ये क्या बताया था, एक तरह के अप्रॉक्सीमेटली मेथड बताए थे। इन्होंने क्या बताया था हमारा कि जो फैक्टर लेंगे इट इज ऑलवेज लेस देन 1, जो हमारा करेक्शन फैक्टर रहेगा वो हमारी क्या रहेगी, ऑलवेज लेस देन 1 ही रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्कस करेक्शन फैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं, तो एक तरह का अप्रॉक्सीमेट मेथड है जिससे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। कहाँ पे, जब स्लैब इज सपोर्टेड एट ऑल 4 एजेस, मतलब 2 वे स्लैब में हम लोग मार्कस करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेनफोर्स ब्रिक वर्क इज, ऑप्शन ए अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 0, 0.3 to 0.7 एंड ऑप्शन डी अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसकी जो रेंज होती है हमारी IS 456 में लिखा गया है कि डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन रेनफोर्स ब्रिक इज रेंजेस फ्रॉम 0.07 to 0.14 MPa के बीच में होती है। मतलब यहाँ पे हम आंसर ढूंढेंगे तो अबाउट 1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।